और ढुल्लू बातों को सुनने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ढुल्लू बातों को चुनकर यदि आपने भारत की संसद में भेजा तो बहनों भाइयों, आपकी समस्याओं को संसद में प्रभावी आवाज देने का काम कोई कर सकता है तो आपके ढुल्लू महतो कर सकते हैं। इसलिए आपसे वोट मांगने आया हूं। जहां तक बोकारो का, अब बैठिए बैठिए, कोई जरूरत नहीं। जहां तक बोकारो का प्रश्न है, केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में बोकारो स्टील के लिए जाना जाता है तो धनबाद या कोयले के लिए जाना जाता है। झारखंड में यह पूरी मान्यता सारे देश में ही नहीं है पर पूरे सारे विश्व में खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे धनवान राज्य यदि कोई है तो उसका नाम है उसका नाम है झारखंड। लेकिन बहनों भाइयों, यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार आने के बाद जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है, इस झारखंड का जिस हद तक विकास होना चाहिए वह आज तक नहीं हो पाया है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चे के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसीलिए झारखंड बहुल क्षेत्र झारखंड को बनाया था? उनकी यह कल्पना थी कि यहां पर बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं, बड़ी संख्या में गरीब रहते हैं, यदि अलग राज्य बन जाएगा तो इसका तेजी के साथ विकास होगा। यहां पर बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अर्जुन मुंडा जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रघुवर दास जी हमारे तीनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, झारखंड क्या भारत का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। और झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार बनने के साथ ही भ्रष्टाचार का सिलसिला प्रारंभ हो गया। क्या अटल जी का यही सपना था कि ऐसे भ्रष्ट लोग यहां के शासन की बागडोर संभालेंगे? मुख्यमंत्री की बात तो छोड़िए, मुख्यमंत्री के पीएस के पास नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, उनके सहयोगियों के पास नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। बहनों भाइयों, बिना मुख्यमंत्री के सह के, बिना मुख्यमंत्री के प्रश्रय के यह किसी भी सूरत में काम नहीं हो सकता। और आज यदि ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने सारे विरोधियों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जहां तक मोदी जी के नेतृत्व की हमारी सरकार का प्रश्न है, विरोधी ही नहीं, हमारे पार्टी का कोई भी व्यक्ति यदि भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाएगा तो उसका स्थान उसका घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी। भ्रष्टाचार करने के बाद भी यह उल जुलूल आरोप हमारी सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। पहली बार अपने जीवन में, मैं भी एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूं, पहली बार मैंने सुना किसी राज्य का मुख्यमंत्री 24 घंटे के लिए गायब था। न झारखंड वालों को पता, न देश की जितनी भी हमारी एजेंसी हैं उनको पता। ढूंढा जा रहा था कि झारखंड का मुख्यमंत्री कहां है। आज वह जेल के शिक्षों के पीछे है और कहते हैं ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग यह मोदी जी की सरकार कर रही है। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूं। कांग्रेस के शासनकाल में बराबर भ्रष्टाचारियों को सह दी जाती थी, प्रश्रय दिया जाता था। कहीं हमारे वोट पर उल्टा कोई असर न पड़ जाए, कहीं हम कांग्रेस पार्टी की राजनीति को ये लोग प्रभावित कर दें, इस कारण बराबर प्रश्रय उनको दिया जाता था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ईडी, सीबीआई इतनी बड़ी संस्थाएं बनी हुई थी, कांग्रेस के शासनकाल में इन लोगों ने केवल 32 लाख रुपया केवल जब्त किया था। क्या 2014 के पहले केवल 32 लाख रुपए का ही भ्रष्टाचार हुआ था? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यह कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते थे।
या क्यों नहीं हिम्मत करते थे, इसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और आज आप कान को खोल कर सुन लीजिए मेरे बहनों भाइयों, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, ईडी और सीबीआई ने जो कार्रवाई की है उससे जानकर आपको खुशी होगी। 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त करने का काम किसी ने किया है तो हमारी ईडी सीबीआई ने किया। और इतना ही नहीं, 22,000 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। मैं कहता हूं कि 10 वर्षों के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई हो सकती है। 50-52 वर्षों तक कांग्रेस ने हुकूमत की, क्यों नहीं उन लोगों के शासनकाल में कार्रवाई हुई? अनाप शनाप जो मन आता है वह आरोप लगाते हैं। बैंकों की हालत इतनी खराब हो गई थी मेरे बहनों भाइयों, जिस बैंक से आप पैसा लेते हैं, पैसा जमा करते हैं, सारे हिंदुस्तान के बैंक घाटे में चले गए। और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के जितने भी हमारे बैंक हैं 3 लाख करोड़ रुपए के मुनाफे में आ गए हैं मेरे बहनों भाइयों। सरकार ऐसे चलाई जाती है। इन लोगों ने तमाशा बनाकर इस देश को रख दिया था। सारी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद ऊंचा हुआ है। पहले भी मैं विदेशों में जाता रहा हूं, पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैं कुछ बोलता था या भारत के लोग बोलते थे तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ भारत बोलता है तो बहनों भाइयों आपको खुशी होगी, सारी दुनिया कान खोल कर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। बहनों भाइयों आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा बैठ के बोलना चाहता हूं, क्योंकि मंच से उतरने में आंध्र प्रदेश में मुझे चोट लग गई, इसलिए मैं बैठ कर ही अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। हेलो, बहनों भाइयों मैं ये कह रहा था, भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। सारी दुनिया में भारत को एक सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। मैं एक उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, पिछले 2 वर्षों से अधिक का समय हो गया। आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, बराबर रूस की तरफ से भी मिसाइलें चल रही हैं, यूक्रेन की तरफ से भी मिसाइल, बम, तोप, गोले, यह सब सारे चल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन में हमारे भारत के हजारों बच्चे, वहां पर कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई वहां पर मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, वह भी यूक्रेन में पढ़ते थे। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्हें इस बात की चिंता हुई क्या होगा यदि रूस की तरफ से कोई मिसाइल आकर हमारे बच्चे जहां रहते हैं यूक्रेन में उनके ऊपर गिर गई, उनकी जिंदगी संकट में पड़ जाएगी। तो यूक्रेन में रहने वाले हमारे बच्चों के माता पिता जो भारत रहते थे, आंखों में आंसू भरकर उनका प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रधानमंत्री से मिला और कहा, मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो, हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से बाहर निकालिए। और बहनों भाइयों कान खोलकर सुन लेना, ऐसे प्रधानमंत्री को न देखा होगा, सुना होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। हमारे प्रधानमंत्री की बात करने के कारण रूस और यूक्रेन का युद्ध 4-4.5 घंटे के लिए रुक गया और 22,000 हमारे भारत के बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह भारत की ताकत है, यह भारत की हैसियत है। लेकिन भारत की ताकत, भारत की हैसियत को हमारे विरोधी दल के लोग समझते हैं, लेकिन लंबे समय तक शासन किया है, जो कुछ भी करना चाहिए वह नहीं कर पाए, इसलिए अनाप शनाप झूठे आरोप हमारी सरकार के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं।
बहनों भाइयों, हमारी सरकार का एक मंत्री भी भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाएगा तो मैं आपको बतला कर जाना चाहता हूं, वह दूध की मक्खी की तरह निकालकर मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकारों को भी आपने देखा है, कई सरकारों के उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। और एक सरकार तो इनकी ऐसी थी कि भ्रष्टाचार के मामले में इन्हीं के मंत्री को जेल की हवा खानी पड़ी थी। फिर भी उस पार्टी के साथ इन लोगों ने आज तक अपना गठबंधन कायम रखा है। ये लोग ईमानदारी की बात करते हैं, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, मोदी जी आ गए तो आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। बहनों भाइयों, किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत के में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको समाप्त कर दे अथवा उसमें कोई कमी लाने की कोशिश करे। किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी से नहीं होने देगी। धर्म के आधार पर आरक्षण देकर इस देश के अल्पसंख्यकों को यह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, इनके चाहने के बावजूद धर्म के आधार पर आरक्षण किसी भी सूरत में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। हम लोग हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी इस आधार पर भेदभाव करने वाली पार्टी नहीं है।